तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं लगातार खबरें बना रहे हैं। बहुत लेकिन अभी हाल में जो उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, एक ईसाई जो परंपरावादी ईसाई लोगों का एक ग्रुप है, उसको वो संबोधित कर रहे थे फ्लोरिडा में। और वहां पर जो उन्होंने बयान दिया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जो उनका जो सेंटेंस का फ्रेमिंग था, वो जो है खासी चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि उससे जो है काफी काफी जो है पूरी दुनिया में एक चिंता पसर गई है कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या इनका मकसद है, क्या ये चीज करना चाहते हैं। तो इसमें जो है इन्होंने एक डोनाल्ड ट्रंप ने जो है फ्राइडे को एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो है टर्निंग पॉइंट एक्शन, इसमें जाकर के संबोधित किया था इन्होंने। और इन्होंने कहा कि जो है आप लोग बाहर निकलिए, आप ईसाई लोग जो हैं बाहर निकलिए, वोट कीजिए। और आप लोग बहुत सुंदर हैं, मैं भी ईसाई हूँ और जो है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और इस तरह की बात है। फिर उन्होंने कहा कि 4 साल और उसके बाद में जो है हम सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना? और आपको उसके बाद में कभी वोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू वोंट हैव टू वोट एनी मोर। ये जो है ट्रांसक्रिप्ट में जो है कई मीडिया संस्थानों ने इसको उठाया है बहुत प्रमुखता से। यू वोंट हैव टू वोट एनी मोर। आपको फिर कभी वोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका क्या इसका क्या मतलब है? ये बड़ा एक शक पैदा करने वाला एक मामला हो गया है। इवन इवन जो रॉयटर्स है, रॉयटर्स जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक एजेंसी है, वहां पर जो है टिम रीड ने समाचार फाइल किया है, उसमें उन्होंने हेडिंग यही दी है, ट्रम्प टेल्स क्रिश्चियंस दे वोंट हैव टू वोट आफ्टर दिस इलेक्शन। यानी ट्रंप ने ईसाइयों को कहा कि अपने जो मतदाता ईसाई हैं उनको कहा कि इसके बाद जो है आपको कभी वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बड़ा ही बड़ा ही ये एक तरफ से चिंता तो व्यक्त करता, चिंता तो मतलब उत्पन्न करता है, लेकिन ये हास्यास्पद भी है कि दुनिया का सबसे पुराने लोकतंत्र कहे जाता है अमेरिका में। और दुनिया भर को जो है वो शिक्षा देना, दुनिया भर को सर्टिफिकेट बांटना, और आपका जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है, जो प्रबल उम्मीदवार है ना? अ, दुनिया और आपका जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार, प्रबल उम्मीदवार जो है, जो कि जीतने वाला है लगभग, ऐसा माना जा रहा है, उसका ये वक्तव्य है कि ईसाइयों को वो कह रहे हैं कि आपको जो है अभी आप बाहर निकल के जो है जबरदस्त वोटिंग कीजिए और 4 साल में हम सब ठीक कर देंगे और इसके बाद में आपको कभी वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या इसका मतलब है, इसका आशय सभी समझना चाहते हैं। मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में ऐसा है कि शायद जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, कमला हैरिस, वो भी जो है कन्वर्टेड क्रिश्चियन ही मानी जाएंगी। तो उन्होंने भी जो है इस बयान पर कुछ आपत्ति जताई है कि ये बयान जो है वो किस किस तरह का संदेश दे रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि इसके साथ ट्रंप ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो है वो एक फेडरल टास्क फोर्स बनाएंगे, है ना? एक कोई तरह एक कोई जांच आयोग या कोई ऐसा कोई संस्था बनाएंगे जो कि जांच भी करने का उसके पास अधिकार होगा, और वो जो है वो जैसे पुलिस होती है, पुलिस जैसा कोई संस्था बनाएंगे। और वो जो है उसका जो है काम एक ही होगा कि अमेरिका में जो है ईसाइयों के खिलाफ कहाँ भेदभाव हो रहा है, कहाँ उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, कहाँ पर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर लेकर के जो है वो कोई एक फेडरल टास्क फोर्स बनाएंगे, यानी संघीय स्तर पर कोई, माने जो केंद्र के स्तर पर जो है, केंद्र सरकार के स्तर पर, वॉशिंगटन डीसी के स्तर पर जो है वो कोई एक संगठन का निर्माण करेंगे। अब ये दोनों बातों को एक साथ मिलाएं अगर, कि वो कह रहे हैं कि ईसाई लोग जो हैं वो बाहर निकलें, वो बड़े संख्या में वोट दें, उसके बाद में वो कह रहे हैं कि आपको दोबारा वोट देना नहीं पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं कि जो है ये जो है हम एक फेडरल टास्क फोर्स बनाएंगे जिसमें कि जो है ईसाइयों के खिलाफ जो है भेदभाव और प्रताड़ना और जो है कोई जो है परसिक्यूशन अगर हो रहा होगा तो उसका उसकी शिकायत पर कार्रवाई करेगी। तो अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर ईसाइयों के साथ जो है भेदभाव हो रहा है और प्रताड़ना हो रही है, ये इसकी मीडिया रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हुई नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है।
हम तो यही सुनते हैं कि अमेरिका अपने जहाज यहाँ भेज रहा है, यहाँ मिसाइल गिरा रहा है, वहाँ पर बम फेंक रहा है, वहाँ पर धमकी दे रहा है, वहाँ पाबंदी की बात कर रहा है, उस पर आपत्ति जता रहा है। उसके बारे में जो है उसने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वहाँ बैठना चाहिए, आपको वहाँ खड़े होना चाहिए। हम तो यही सुनते रहे हैं। हमने सुना नहीं कि पिछले ये कब हुआ ये घटना वहाँ पर कि अमेरिका में जो ईसाई हैं, उनके साथ जो है वो इतना भेदभाव हो रहा है कि ट्रंप को जो है एक संघीय कोई एक संस्थान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, संघीय स्तर पे। किसी एक एक राज्य, 2 राज्य की बात नहीं है। बिल्कुल जो केंद्र के स्तर पर जो है संघीय स्तर पर जो है वो एक टास्क फ़ोर्स की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईसाइयों को दोबारा वोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब क्या कहने का मतलब है ये समझ के परे है ना? जहाँ तक अब इसमें जैसे यूरोप है, यूरोप को चिंता तो है ही क्योंकि ट्रंप ने जो पहले बयान दिया है नेटो को लेकर के, है ना? वो काफ़ी उनको डरा दिया है अमेरिका को अब यूरोप को सॉरी। यूरोप को काफ़ी डरा दिया है क्योंकि यूरोप का ये मानना था कि जब भी कोई हमला होगा उनकी तरफ या कोई ऐसा आक्रमण होगा तो अमेरिका जो है वो कप्तानी दिखाते हुए उनकी उनकी मदद को आएगा और उसका जो हथियार उत्पादन है और हथियार पर जो उनका जो रिसर्च है और हथियारों का जो नए हथियारों बनाने की जो क्षमता है अमेरिका के पास, उसका इस्तेमाल जो है वो यूरोप की रक्षा के लिए होता रहेगा। लेकिन ट्रंप का कहना है कि नेटो में हर देश को अपने जीडीपी का 2% जो है वो खर्च करना होगा अपनी रक्षा में, तभी जो है नेटो का कोई मतलब है। अगर आप ये सोचेंगे कि अमेरिका हमेशा आपकी मदद को आते रहेगा अपने खर्चे पर, तो ये होने वाला नहीं है। अ, ताइवान को लेकर उन्होंने कहा कि ताइवान एक बहुत अमीर देश है। सऊदी अरब को पहले कह चुके हैं वो कि वो एक बहुत अमीर देश है और अगर अमेरिका को उनकी मदद करने को आता है, अगर अमेरिका उनको सैनिक मदद देता है, अगर अमेरिका उनकी सुरक्षा करता है, तो इसका उनको कीमत चुकानी होगी, पैसे से। है ना? तो सऊदी अरब हो गया, यूरोप हो गया, ताइवान हो गया, सबको ट्रंप यही कह रहे हैं कि अगर आपको हमसे मदद की अपेक्षा है, तो आप पैसे खर्च कीजिए, है ना? उसमें जो है हम आपको मदद करेंगे और नहीं तो आप सोचेंगे कि जो है अमेरिका वैसे ही दौड़ता चला आएगा फोकट में, तो वो होने वाला नहीं है। ये ट्रंप की नीति है। तो यूरोप में चिंता है इस बात को लेकर के, ताइवान में चिंता पसर गई है उनके इस बयान को लेकर, सऊदी अरब में पहले से चिंता रही है। अब जो ये कह रहे हैं वो कि ईसाई लोगों के भेदभाव हो रहा है वहाँ पर और उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है कोई एक टास्क फ़ोर्स बनाना पड़ेगा। और उनका ये कहना कि ईसाई लोग जो हैं बड़ी संख्या में बाहर निकलें और उसके बाद जो है वो उनको दोबारा कभी वोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चीज़ें जो है वो सुधार दी जाएँगी 4 साल में ही। 4 साल में ही जो है काफ़ी कुछ फिर वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए जितने हैं उनको जो है यहाँ-वहाँ से जो है उठा करके जो है उनके देश भेज दिया जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि भारत का आज के दिन में जो है भारत का 200 से ऊपर मेरे ख्याल से $200 बिलियन से ऊपर का व्यापार है। हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं बसे हुए। वो बहुत सारे लोग जो हैं वो गैर ईसाई भी हैं। अब देखने वाली बात ये है कि भारत को जो चिंता करनी चाहिए, कुछ महीनों की बात है, नवंबर में चुनाव होने हैं और अभी हम जुलाई में हैं, जुलाई बीत गया कम से कम। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत को भी इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहिए भारत सरकार को कि भई हम आपके जो यहाँ से लोग जो हैं वो लाइन लगा के जा रहे हैं वहाँ पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, जो यहाँ से उद्योगपति वहाँ निवेश करने जा रहे हैं, वो क्या मामला होने वाला है? इसके बारे में कोई स्थिरता इसके बारे में कोई आश्वासन होना चाहिए। तो यहाँ की भारत सरकार का क्या आकलन है इसके बारे में? इस तरह की बात वो कर रहे हैं ट्रंप और उनके जीतने की प्रबल संभावना है। और भी जो है पिछले बार भी जब वो हारे थे तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव हम हारे नहीं हैं, चुनाव चुरा लिया गया है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो ट्रंप अगर हार जाएँगे तो कोई आसानी से वो मानने वाले हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को लेकर के भारत का आकलन क्या है, भारत सरकार का, है ना? और हम किस तेज़ी से वहाँ पर लोगों को भेज रहे हैं अपने लोगों को वहाँ पढ़ने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, हमारा व्यापार का स्तर क्या है वहाँ पर, है ना? अगर झटका लगता है तो उतना व्यापार हम किससे कर पाएँगे और $200 बिलियन अगर हमको वहाँ से झटका मिलता है ना? $200 बिलियन अगर सिमट के $100 बिलियन रह जाता है, तो $100 बिलियन का जो जो झटका लगा है, छोटी-मोटी रकम तो नहीं है। तो ये हम कहाँ से पूर्ति करेंगे इसकी, है ना? तो इसको लेकर के अच्छा दूसरी बात ये है कि भारत ही नहीं, भारत के साथ जो है, जो आस-पास के जो हमारे देश हैं, उसका नेतृत्व भी उठाना पड़ेगा भारत को क्योंकि भई लंका में जो श्रीलंका में जो घटना हुई, वहाँ पे दिवालियापन की नौबत आ गई, तो भारत को ही अपने जेब से पैसा खर्चा करना पड़ा। हालाँकि मामला अब सुधर गया है, श्रीलंका में भी जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, वो काफ़ी हद तक जो है भारत के प्रति भारत को संतोष देने वाली जो है नीतियाँ हैं। लेकिन जो जो भी अमेरिका से बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं हमारे आस-पड़ोस में देश, अगर वो दिवालिया होते हैं तो भारत पे उसका असर पड़ेगा।
तो इसलिए पूरे उपमहाद्वीप में जो है एक सम्मेलन करके, एक बैठक करके जो है कुछ आकलन होना चाहिए और एक 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 रेज़ोल्यूशन निकालना चाहिए इस बारे में, है ना? कि भई अमेरिका जो है वो दुनिया भर को बताते रहा है कि आपका मानवाधिकार का रिकॉर्ड ठीक नहीं है और आप जो हैं और उसके बाद में दुनिया भर का व्यापार जो है वो डॉलर के इस्तेमाल से चल रहा है। तो इतना ज़्यादा जो है निर्भरता जब उस देश पर है हमारी और वहाँ का एक नेता जो है, जो कहा जा रहा है कि जीत के आने ही वाला है और वहाँ का एक नेता जो है वो कह रहा है कि जो है मतलब ये इस तरह की बात करने वाले नेता वो लोकतंत्र रहने वाला है कि नहीं रहने वाला, इसके बारे में कुछ आकलन तो सरकार को रखना चाहिए। जो विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होती है हर फ्राइडे को, उसमें ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए कि भई ये क्या आकलन है सरकार का, है ना? जो हमारे यहाँ के जो अमीर लोग हैं, वो भेज देते हैं अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए, है ना? या नौकरी करने के लिए, या बताते भी हैं कई लोग फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं कि हमारे बच्चे की नौकरी लग गई अमेरिका में, वो अमेरिका में सेटल कर गया और अमेरिका में शादी कर लिया, वहीं पर रहेगा, अब यहाँ लौट के नहीं आएगा। तो ये जो आकलन है, इसके बारे में कुछ आकलन करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है जनता में कि भई क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते सामान्य रहेंगे कि कुछ घटेंगे, बढ़ेंगे, क्या है मतलब? क्योंकि सीधा लोगों पर असर पड़ेगा ना इसका। जो ट्रम्प कह रहे हैं वहाँ पर, अगर वो नीतियाँ लागू करते हैं, है ना? और उनके पास 5 साल का समय नहीं होता, उनके पास 4 साल का समय होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 ही 4 साल का ही होता है। और एक व्यक्ति जो है, जो वर्तमान संविधान है अमेरिका का, उसके हिसाब से जो है एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि भई जो 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 बात निकल के आ रही है कि अब ट्रम्प जो हैं एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति जो हैं वो बनने जा रहे हैं, लगभग ये माने तय माना जा रहा है। तो क्या वो संविधान में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं कि जिससे वो तीसरी चौथी बार भी जो है वो राष्ट्रपति रह सकें? या जो है वो क्या करने की सोच रहे हैं? अगर ईसाइयों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है अमेरिका में तो आबादी भी कम है, वहाँ मौके बहुत ज़्यादा हैं, है ना? दुनिया भर जो है डॉलर में ही जो है वो काम कर रही है, आपकी मुद्रा ही चल रही है। उसके अलावा जो है आपसे पूछ-पूछ के दुनिया के कई देश जो हैं काम करते हैं। इसके अलावा जो है दुनिया भर में जो है सैनिक अड्डे अपने लिए हुए हैं। अब ऐसे में आकर के वहाँ का जो शीर्ष नेता है वो इस तरह की बात कहे कि एक समुदाय का नाम ले, एक मज़हब का नाम ले और कहे कि भई जो है मैं सब ठीक कर दूँगा और आपको आज निकलिए, वोट करिए और इसके बाद आपको दोबारा वोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये तो बहुत भयंकर टाइप का मामला है और इसको जो है देखा जाना चाहिए और भारत सरकार जो है वो कोई स्पष्टीकरण माँगे। भारत सरकार अगर सीधे तौर पे उलझना नहीं चाहती है तो कम से कम उपमहाद्वीप में जो एक बिम्स्टेक उन्होंने बनाया हुआ है समूह, वो जो है सफाई माँगे इस मामले में। जो ब्रिक्स बनाया हुआ है रूस के साथ, जो आर्थिक एक गुट है, जिसमें कि सऊदी अरब और ईरान भी शामिल हैं और बड़े-बड़े देश, ब्राज़ील शामिल है उसमें, दक्षिण अफ्रीका शामिल है उसमें। तो ये भी अपने आप से एक एक अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण माँगे कि भई क्या कहने का मतलब है आपका, क्या नीतियाँ होने वाली हैं आपकी? क्योंकि तो ये जो है इसकी ज़रूरत है और इसमें जो है कुछ आश्वासन इस बात के लिए होता है कि जो आश्वासन है वो भारत को लेकर के जो अमेरिकी नीतियाँ हैं उसको लेकर आश्वासन इस बात से होता है कि जो उपराष्ट्रपति उन्होंने चुना है, उपराष्ट्रपति की पत्नी जो है वो हिंदू हैं और एक इस बात को जानते हुए भी जो है उसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है ट्रम्प के साथ। एक तो मुद्दा ये हो गया, दूसरा मुद्दा ये हो गया कि जो है वहाँ पे जो रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर हैं, जो मार्को रूबियो, मैंने कल वीडियो बनाया था इसके बारे में। वो मार्को रूबियो ने एक विधेयक जो है वो संसद में लाए हैं, अमेरिकी संसद में। उसमें उनका कहना है कि भारत को रूसी हथियारों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है और भारत को जो है उसी तरह का दर्जा दिया जाए जैसा कि हमारे सबसे नज़दीकी मित्र देशों को दिया जाता है और हथियारों की आपूर्ति हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, उसमें भारत को जो है वो सबसे नज़दीकी मित्र मान करके ही जो है उनके साथ व्यवहार किया जाए। इस तरह का विधेयक जो है उन्होंने लेके आए हैं और वो जब पारित होगा तब होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भारत के साथ जो है सीधे तौर पे कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो जो अपने देश में वो करने वाले हैं, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं। और पहले भी ऐसा देखा गया है कि जो है अचानक कोई कोई युगांडा में ऐसा हुआ जब ये जो इदी अमीन है वहाँ पर आ गए तो वहाँ से भारतीयों को भागना पड़ा वहाँ से। इसके अलावा भी जो है मेरे ख़्याल से यमन वग़ैरह में जो है लड़ाई छिड़ गई थी तो वहाँ से भागना पड़ा भारतीयों को। बड़ा एक एक बड़ा एक
लंबा चलने वाला ऑपरेशन था, जो कि मोदी सरकार तब नई-नई आई ही थी सत्ता में दिल्ली में। तो तब जो है उन्होंने ये ऑपरेशन किया था और भारी संख्या में जो है हज़ारों की संख्या में लोगों को वहाँ से उन्होंने निकाला था। उसी तरह से फिर कोरोना का जब विस्फोट हुआ तो तब जो है पूरी दुनिया से जो है लोगों को लेके आना अपने देश में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो है अमेरिका में जो बातें कही जा रही हैं अभी कुछ महीने हैं, इसके बारे में सरकार जो है कुछ स्पष्टीकरण माँगे और अपने अपने लोगों को अपने देश में जो है कुछ एडवाइज़री जारी करे। विदेश मंत्रालय का ये काम होना चाहिए कि एडवाइज़री जारी करे कि भई वर्तमान में जो है राजनीतिक जो बातचीत चल रही है वहाँ पर उसको लेकर के कुछ आशंका होती है और इसलिए जो है जो लोग भी वहाँ वहाँ के अलावा कहीं और जा सकते हैं, जैसे कहीं पढ़ने के लिए अगर वो फ्रांस जा सकते हैं या रूस जा सकते हैं या यूक्रेन जा सकते हैं, तो वहाँ चले जाएँ, है ना? तो ये एक कुछ एडवाइज़री जारी होनी चाहिए। भारत सरकार जो है इस पर चुप रहना कोई मुझे लगता नहीं कि समझदारी का काम है ये।